के विज्ञान के सीरीज में क्लास 11th की बायोलॉजी का हमारा ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कल हमने बायोफाइट के बारे में देखा है, वनस्पति जगत के। बायोफाइट में हमने देखा है कि बायोफाइट पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे पौधे हैं जो जल और थल दोनों में मिलते हैं, यानी कि वनस्पति जगत के उभयचर मिलते हैं। यानी कि हमारे जंतु जगत के कुछ उभयचर होते हैं जो जल में भी मिलते हैं और थल में भी मिलते हैं, वैसे ही ये जंतु जगत वनस्पति जगत जो होते हैं, इसमें कल हमने देखा था बायोफाइट, वो भी जल और थल दोनों में मिलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम पौधे, पूरी पृथ्वी पर पाए, इस स्थल मंडल पर पाए जाने वाले वो प्रथम पौधे हैं। यदि पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम पौधे कौन से होते हैं, तो वो शैवाल होती है, क्योंकि शैवाल को भी हमने वनस्पति जगत में ही देखा है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, ये क्या हो गया? कल हमने क्या देखा था? हमारा ये तीसरा चैप्टर चल रहा है अभी, अध्याय 3। कौन सा है हमारा? ये अध्याय 3 है हमारा, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, इसमें हमने क्या देखा था? पहले हमने देखी थी शैवाल। शैवाल, उनकी कोशिका संरचना यानी कि उनके शरीर की संरचना कैसी होती है, उनके शरीर की संरचना कैसी होती है, प्रकार कैसा होता है उनका, कितने प्रकार की होती है, उनमें पोषण कैसा होता है, पोषण, उनका प्रजनन, प्रजनन के बाद उनका स्टोरेज, फूड स्टोरेज यानी कि भंडारण कैसा होता है उनमें, भोज्य पदार्थ का भंडारण, ये सब हमने देख लिया था। देन और क्या देखा था उसमें? उनका आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व, कि शैवालों का आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है। पारिस्थितिकी महत्व, पारिस्थितिकी महत्व क्या होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। देन उसके बाद हमने फिर क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा क्या था? इसके बाद हमने क्या देखा था? फिर बायोफ्राइट। पहले हमने शैवाल देख लिया था, फिर देखा था हमने बायोफ्राइट्स। फिर हमने क्या देखा था दूसरा? ब्रायोफ्राइट्स। बायोफ्राइट्स, ये कैसे पौधे मिलते हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम वनस्पति यानी कि स्थल मंडल पर, है ना, स्थल मंडलीय प्रथम वनस्पति पौधे, स्थल मंडलीय प्रथम पौधे, प्रथम पौधे। इन्हें वनस्पति जगत के क्या कहते हैं? वनस्पति जगत के इन्हें उभयचर कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? वनस्पति जगत के उभयचर। इन्हें वनस्पति जगत के उभयचर भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना हमने कल देख लिया था। इनमें प्रजनन कैसे होता है, इनके कोशिका संख्या कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, इनका आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? टेरिडोफाइट। ये क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है,
अब हम क्या देखेंगे, टेरिडोफाइट फर्न प्रकार के समूह यानी कि फर्न समूह के पौधे। अब टेरिडोफाइट को और क्या क्या बोलते हैं कि टेरिडोफाइट को टेक्रो या फिर ट्रेकोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इन टेरिडोफाइट जो होते हैं यानी कि फर्न समूह के जो पौधे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट को ट्रेकोफाइटिस के पहले विकसित समूह के रूप में माना जाता है। यानी कि जो टेरिडोफाइट प्रकार के जो पौधे होते हैं इनको टेक्रोफाइटिस के पहले विकसित समूह के रूप में माना जाता है। यानी कि जो टेक्रोफाइटिस होते हैं उनसे भी ये पहले आ चुके हैं। यानी ये पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक वाहिकी ऊतक यानी कि वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में भी वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स जितनी भी होती है, वैसे इनके शरीर में, पौधों के शरीर में भी ऐसी ऐसी संरचनाएं मिलती है जिनमें इनका ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, कौन कौन सा, जाइलम एवं फ्लोएम, ये टेरिडोफाइट के पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। और कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। ये यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, जाइलम, हिंदी में लिख लेती हूँ, जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम। ठीक है, ये इस प्रकार के पौधे आते हैं। कौन कौन से, टेरिडोफाइट के पहले विकसित समूह वाले ये पौधे होते हैं टेक्रोफाइटिस के। ठीक है, यानी कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू यानी कि वाहिकी ऊतक मिलते हैं। कौन कौन से, जाइलम एवं फ्लोएम में। परिचय क्या है, इन पौधों में बायोफ्राइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बायोफ्राइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी कहा जाता है। इनका शरीर, जड़, तना, इनका जो शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है तना और पत्तियों में स्पष्ट रूप से विभाजित यानी कि वेल डिफाइंड होता है। इनका जो शरीर होता है, हमने बायोफ्राइट में देखा था, उनका जो शरीर होगा वो दिखाई नहीं देता था। यानी कि पौधे जड़ पत्तियों में, तने में, जड़ में और पत्तियों में विभाजित नहीं था बायोफ्राइट का। लेकिन इनका जो शरीर होता है, इस समूह के जो पौधे होते हैं ये पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। जैसे कि इसमें तना भी दिखाई देता है, इसकी पत्तियां भी दिखाई देती है, ये रही इसकी पत्तियां, और जड़ें विभाजित रूप से दिखाई देती है। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करने वाले ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम का विकास करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ही होती है कि ये जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करते हैं। जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वैसे ही ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, इनके वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये जल और खनिज पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है, इनके शरीर का इन्हें हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, इसी प्रकार इनमें जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, जल और खनिज का परिवहन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुख्य विशेषताएं इनकी, यानी कि टेरिडोफाइट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो इसका विवरण और विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषता में क्या है, पहला आवास, इनका आवास कैसा होता है, इनका हैबिटेट कैसा होता है, अधिकांश नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। यानी कि नम मिट्टी और छायादार स्थानों में ये भी पाए जाते हैं, बायोफ्राइट भी पाए जाते थे। ठीक है, ज़ेरोफाइटिस यानी कि सूखे और कुछ एक्वेटिक जलचर भी होते हैं। कुछ तो सूखी भूमि में भी, बंजर भूमि में भी मिल जाते हैं, और कुछ किन में मिलते हैं, एक्वेटिक यानी कि जलचर होते हैं। ठीक है, अब इनके शरीर की संरचना देखते हैं कि कैसी होती है। जड़, तना, पत्तियां स्पष्ट रूप से विकसित होती है। जैसे कि उनका जड़, तना और पत्तियां स्पष्ट रूप से विभाजित होती है, थैलस नुमा नहीं होती है। जो बायोफ्राइट था वो थैलस के आकार का था बिल्कुल, यानी कि जड़, पत्तियां और तना एकदम से विभाजित उसमें नहीं हुए थे। ठीक है, अब इसकी जो जड़ें होती है, वास्तविक जड़ें होती है टेप रूट सिस्टम नहीं, बल्कि क्योंकि उनमें राइजोइड प्रकार की जड़ें थी। बायोफ्राइट में जब हम अंतर देखेंगे तो सभी के बीच में हम अंतर की एक क्लासेस ले लेंगे कि किन पौधों में क्या क्या अंतर होता है, किस वर्ग में क्या क्या अंतर होता है।
ठीक है, तो इनमें वास्तविक जड़ें होती है, टेप रूट सिस्टम नहीं बल्कि एडवांसियस रूट होता है। ठीक है, एडवांटेसियस यानी कि वास्तविक जड़ें होती है, इतना याद रख लेना। इसमें तना कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है इनका, सामान्यतः भूमिगत राइजोम प्रकार का और सीधा, जैसे कि टेरिस, ये पी साइलेंट है इसमें टेरिस और एडिंटम, ये दो प्रकार का तना होता है मुख्य रूप से। ऐसा इनमें बिल्कुल सीधा तना होता है, इसकी जड़ें भी विकसित हो गई, जड़ें भी विकसित होती है, और ये पत्तियां कुछ इस प्रकार की इसमें पत्तियां मिलती है, जैसे कि वो पौधा है। ठीक है, फर्न समूह का। पत्तियां कैसी होती है, इनमें दो प्रकार की पत्तियां होती है इसमें। पहली प्रकार की माइक्रोफाइल, छोटी पत्तियां। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें लघु पर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट में दो प्रकार की एनसीईआरटी की भयानक लैंग्वेज दी है, लघु पर्ण होते हैं, देन इसको क्या बोला था इन्होंने, बृहद पर्ण यानी कि गुरु पर्ण होते हैं। ठीक है, लघु का मतलब छोटा होता है, गुरु का मतलब बड़ा होता है, जब हमने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में मात्राएं पढ़ती है। ठीक है, छंद में। तो ये जो माइक्रोफाइल होते हैं इसमें छोटी पत्तियां होती है यानी कि लघु पर्ण मिलते हैं, जैसे कि सेलाजिनेला, ये जो सेलाजिनेला होती है इसमें छोटी पत्तियां मिलती है, और बड़ी पत्तियां किसमें मिलती है, मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, माइक्रो में बिल्कुल छोटी पत्तियां मिलती है और मैक्रो में ये फ्रॉन्स आकार की मिलती है। ठीक है, बड़ी जटिल पत्तियां मिलती है, जैसे कि टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ये दो प्रकार की इनमें पत्तियां मिलती है। आए इतना समझ में। फिर कटल और स्टोमेटा, ये क्या होती है, इसमें कटल और स्टोमेटा उपस्थित होते हैं जिसमें जल की हानि कम होती है। इसमें कटल और स्टोमेटा, इनकी जो पत्तियां होती है उनमें कटल भी पाए जाते हैं और स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं और उन्हीं से ही ऑक्सीजन का एक्सक्रीजन करते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करके। फिर वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, सबसे पहली बार पूरी तरह विकसित जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। ये पौधे ऐसे होते हैं कि पूर्ण रूप से इनमें जाइलम एवं फ्लोएम, ये क्या, इनके वास्कुलर टिश्यू होते हैं। जैसे कि हमारे वास्कुलर टिश्यू में हमारा हीमोग्लोबिन एक तत्व होता है, वो ही क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमें अनेक परेशानियां हो सकती है, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। उसी प्रकार पौधों में भी जाइलम एवं फ्लोएम बिल्कुल हीमोग्लोबिन जैसा काम करते हैं, ये जल और खनिज पदार्थों का निर्माण करते हैं और परिवहन करते हैं। ठीक है, फिर वास्कुलर टिश्यू यानी कि ट्रेकी होते हैं और वेसल्स नहीं होती है। इनमें ट्रेकीज होते हैं लेकिन वेसल्स नहीं होती है। ये हो गई इनकी मुख्य विशेषताएं। अब देखते हैं स्पोरोफाइट की प्रमुख अवस्थाएं। इनमें जो प्रजनन होता है वो 2n होता है यानी कि लैंगिक प्रजनन। ठीक है, स्पोरोफाइट यानी कि 2n गैमेटोफाइट पर यह निर्भर होता है। स्वतंत्र रूप यानी कि स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषण करने वाला जीव होता है। स्पोरोफाइट यानी कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट 2n प्रमुख अवस्थाएं होती है इसकी। स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषण करने वाला ये जीव होता है। यही पौधा हमें दिखाई देता है, ये वाला जो पौधा है, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पौधे होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें जड़ तना पत्तियां, इसमें जड़ तना पत्तियां और वाहिकी ऊतक सबसे अधिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जड़ भी होती है, ये पौधे की जड़ें हो गई ऐसे, और ये इसका तना हो गया। इसकी पत्तियां भी हमें दिखाई देती है। फर्न समूह के जो पौधे होते हैं, जो हम गमले में सजाने के लिए लगते हैं, सजावट के लिए ये उपयोगी होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करते हैं, इसलिए उन्हें घर में रखा जाता है। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यानी कि इनमें जो बीजाणु कोश होते हैं वो पत्तियों के पीछे बनते हैं। जैसे कि ये कोई पत्ती है हमारी, ये पीछे वाला भाग है, इसमें स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणु कोश बनते हैं इन पत्तियों के, ये पीछे वाला भाग है। ठीक है, इनके अंदर बीजाणु कोश बनते हैं जो पत्तियों के पीछे का भाग होता है। बीजाणु बनाने वाली पत्तियों को स्पोरोफाइल कहा जाता है। जो पत्तियां बीजाणु बनाती है, पत्तियों के पीछे वाली जो सतह होती है उनमें बीजाणु कोश बनते हैं और बीजाणु कोश के अंदर से फिर बीजाणु निकलते हैं। उन पत्तियों को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल बोला जाता है। ठीक है, फिर स्पोरेंजिया अक्सर पत्तियों के नीचे सोरी नामक गुच्छों में पाए जाते हैं। ये सोरी माफी मांगने वाला सोरी नहीं है, ये पत्तियों का एक गुच्छा होता है जिसमें क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनते हैं यानी कि बीजाणु
कोश बनते हैं पत्तियों के पीछे वाला भाग। कौन सी पत्तियां? फर्न समूह के जो पौधे आते हैं, टेरिडोफाइट समूह के जो पौधे आते हैं, उनके पत्तियों के पीछे वाली जो सतह होती है उसमें ये बनते हैं। ठीक है। प्रत्येक सोरी पर एक पतला आवरण होता है जिसमें एंडोसिलम कहा जाता है। ठीक है, जिसे इंड्यूसिलम या फिर एंडोसिलम कहा जाता है। यह स्ट्रक्चर टेरिस और ड्राइप्टेरिस जैसे फर्न में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सा? स्पोरेंजिया, जिससे ही क्या बनते हैं? इनके बीजाणु कोश बनते हैं और बीजाणु कोश में से बीजाणु निकलते हैं। ठीक है, पत्तियों का एक गुच्छा होता है। यह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेरिस और ड्रायोप्टेरस जैसे फर्न में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुछ इस प्रकार में इसकी ये एक तो कौन सी अवस्था हो गई? इनकी 2n अवस्था हो गई। अब देखते हैं दूसरी अवस्था क्या होती है। स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट का विकास, यानी कि इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है वो भी देखते हैं। ये स्पोरो यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण कैसा होता है? इसमें स्पोरेंजिया के भीतर मियोसिस होती है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ये यहाँ पर मियोसिस हो रही, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर मिटोसिस हुआ। मिटोसिस के बाद यहाँ पर गेमिटोफाइट बना। गेमिटोफाइट के बाद यहाँ पर फिर क्या होता है? ये मेल ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, और ये एग। ये मेल ऑर्गन किधर से निकलेंगे? इसके अंदर से निकलकर ये एक गर्दन नुमा यानी कि इसकी निक कैनाल होती है। ये इस फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी ऑर्गन के अंदर सारे स्पर्म इसके गर्दन के थ्रू चले जाते हैं और एक से यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर जाइगोट बनता है, 2n में बनता है, यानी कि पूरा जाइगोट बन गया। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? पूधानी, यानी कि पुरुष का जो स्पर्म होता है इनमें पौधों में, वो क्या होता है? ये पूधानी हो गया। और ये वाली जो होती है ये हो गई स्त्रीधानी। स्त्रीधानी ये हो गया एंथेरियोडियम, ये हो गया एक्रोगोनिडियम। ठीक है, ये हो गया एंथेरोडियम। पूधानी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंथेरोडियम। और ये हो गया हमारा जो स्त्रीधानी हो गया, यानी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, फीमेल की जो ओवरी हो गई पौधों में, उससे क्या बोलते हैं? आर्कोगोनिडियम। ठीक है, या फिर आर्किगोनिडियम। फिर यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा, और प्रत्येक कोशिका एक पूरा जीवन चक्र यानी कि जीव का निर्माण करने में सहायक होती है। और इस प्रकार ये फर्न समूह का स्पोरोफाइट पौधा बन जाएगा। ठीक है, फिर से इनका लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहेगा। सबसे पहले क्या होगा? मियोसिस बनेगा। मियोसिस में यानी कि स्पोर्स बीजाणु बनेंगे इनकी पत्तियों में। फिर वो बीजाणु माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस के बाद गेमिटोफाइट में जाएगा। गेमिटोफाइट में दो कोशिकाएं विभाजित हो जाएगी, मेल की अलग रहेगी, फीमेल की अलग होगी। जब ओस की बूंद गिरेगी, ओस की या फिर बारिश की बूंदों में ये स्पर्म इनके बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद फीमेल की जो ओवरी रहेगी उस कैनाल के थ्रू इसके एग से इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है टेरिडोफाइट में। ठीक है, फिर स्पोर हवा के द्वारा फैलते हैं। ये हवा के द्वारा तो फैलते हैं इनके स्पोर, लेकिन जब जल की बूंदें गिरती है तब इनमें प्रजनन होता है। ठीक है, स्पोर हवा के द्वारा फैलते हैं, एनीमोक्राइन। ठीक है, फिर गेमेटोफाइटिस में क्या होता है? प्रोथेलस में प्रत्येक स्पोर अंकुरित होकर प्रोथेलस बनाता है। ठीक है, इनके जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्येक जो स्पोर होते हैं यानी कि बीजाणु होते हैं वो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? प्रोथेलस बनाते हैं। प्रोथेलस हरा दिल के आकार का यानी कि हार्ट शेप, नाजुक और स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये रहा प्रोथेलस, ये हार्ट के शेप का हो गया, ये इसकी ब्लड वेसल्स निकल रही है, ये रहा। ठीक है, नाजुक और स्वतंत्र होता है। इसमें राइजोइड होते हैं जो भूमि से जल और खनिज अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसमें भी राइजोइड होते हैं जो भूमि से जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। ठीक है, कैसे होता है इनमें प्रजनन देख लिया ना हमने। पहले सबसे पहले ये बीजाणु बनेंगे, बीजाणु में फिर मिटोसिस होगा, इन बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके बाद फिर ये स्पोर बनेंगे यानी कि प्रोथेलस बनेगा। प्रोथेलस के बाद फिर से इनकी कोशिकाओं में विभाजन होगा। इसके बाद इनके देख लेते हैं इनके सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं।
ठीक है। मेल ऑर्गन एंथीरियोडियम, इसे हम क्या बोलते हैं? पूधानी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पूधानी, मेल ऑर्गन। ठीक है। एंथीरिडियम बहुकोशिकीय और बहुत पतला होता है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय होता है और बहुत पतला होता है। फीमेल ऑर्गन, इसे हम क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी। स्त्रीधानी, ये इसका हिंदी नाम है आर्कीगोनियम। ठीक है, ये फीमेल। मेल ऑर्गन किसे बोलते हैं? एंथीरियोडियम। और फीमेल ऑर्गन आर्केगोनियम। ठीक है, ये फ्लास्क शेप का होता है। ठीक है, एक बहुकोशिकीय होता है, ये एक कोशिकीय, लेकिन फ्लास्क के शेप का होता है। दोनों प्रोथेलस की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, वही पत्तियों की जो निचली सतह होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें निषेचन कैसे होता है? कि जल की उपस्थिति में बाइफ्लैजिलेट एंटीरोज एंथेरोजोइट तैरकर आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। यानी कि जल की उपस्थिति में जब बारिश की या ओस की बूंदें गिरती है तब क्या होता है? एंथेरियोजोइट यानी कि जो पौधानी के स्तंभ होंगे या फिर ये जो मेल ऑर्गन के जितने भी स्तंभ होंगे वो कहां पर मिलेंगे? आर्किगोनियम, यानी कि इसके जो स्तंभ होंगे, यानी कि इसके जो शुक्राणु होंगे, ये शुक्राणु इसके अंडाणु से मिल जाएगा। ठीक है, तब पहुंचते हैं और अंडाणु से मिलते हैं। ठीक है, ये स्पर्म पहुंचते हैं कहां तक? अंडाणु तक। और फिर इसके बाद निषेचन से जाइगोट यानी कि 2n बनता है और नए स्पोरोफाइट में विकसित होता है। ये रही सारी इनकी प्रक्रिया। ठीक है, ये हवा में तैरते हैं, फिर जल की बूंदों में इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका? इस तरह टेरिडोफाइट का जीवन चक्र हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन और ऑफ जनरेशन दिखता है। ठीक है, इनमें इस प्रकार का इंपोर्टेशन यानी कि इनका एक लाइफ साइकिल इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका लाइफ साइकिल यानी कि स्पोरोफाइटिस 2n। इसमें भी वही प्रक्रिया सेम, मीसोसिस, इसके बाद स्पोरेन, गेमेटो, यानी कि इसमें क्या होता है? स्पोरोफाइट में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर स्पोर्स बनता है यानी कि सिंगल गुणसूत्र इसमें बन जाते हैं, फिर जर्मिनेशन यानी कि गर्मिनेशन, गेमेटोफाइट, फिर से सिंगल गुणसूत्र की अवस्था आ जाती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, फिर न्यू स्पोर साइकिल बनती है। ये रही हमारी, ये पहले स्पोर में निकल यानी कि स्पोर्स निकलते हैं, बीजाणु निकलते हैं, फिर हवा में तैरते हैं, फिर यंग गेमेटोफाइट बनता है, रॉयजोइट, इसके बाद आर्किगोनियम, एग में ये मिलते हैं, फिर यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें जड़, तने और पत्तियां विकसित हो जाती है। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब टेरिडोफाइटिस के प्रकार देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। होमोस्पोर, ठीक है, सभी स्पोर एक जैसे होते हैं। टेरिडोफाइटिस एनिडियम एडिनेंटम, ठीक है।